सुनना भैया, पिछली बार देखो, अभी तक जो हमारा चैप्टर चल रहा है ना, वो क्या चल रहा है देखो यहाँ पे एक बार। पहले टॉपिक एक बार बताता हूँ किस फ्लो में जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने बात की थी वो की थी कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मतलब मेन मुद्दा क्या था। सबसे पहले तो ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट पढ़ा था हमने। ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो इट विल प्रोड्यूस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। हाँ कि ना, पढ़ा था। जब भी एक चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो इट विल प्रोड्यूस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने एक मुद्दा क्या पढ़ा कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल जो मूव करेगा एक मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, वेलोसिटी भी चार्ज है उसका क्यू, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा। तो आंसर है एफ इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। पढ़ा था भाई। दैट इज एफ इज इक्वल टू क्यू इनटू वी क्रॉस बी, ये हमने पढ़ा था, या फिर बी क्यू बी साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका पाथ विल बी अ पैराबोला, उसकी इक्वेशन देखी थी हमने। फिर व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें केस वन था पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो आंसर उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, जैसा मूव कर रहा है करता रहेगा। फिर उसके बाद था अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है तो दैट विल बी सर्कुलर मोशन, जो हमने पढ़ा था। हाँ कि ना, अगर थीटा की वैल्यू 90 या पैरेलल एंटी पैरेलल नहीं होता है तो दैट विल मेक हेलिक्स। और फिर हम लोगों ने बाकी डेरिवेशन देखे थे कि रेडियस कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होगी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सब हमने देखा था। हाँ या ना, ठीक है। फिर इन सबको साइड में रख करके फिर हम लोग चैप्टर में आगे बढ़े। तो चैप्टर में हमने पढ़ा बायोट सावर्ट्स लॉ। क्या पढ़ा हमने? बायोट सावर्ट्स लॉ। बायोट सावर्ट्स लॉ में हमने क्या पढ़ा कि अगर एक मतलब वायर है और वायर में करंट है आई, तो इसके छोटे से एलिमेंट डीएल की वजह से किसी पॉइंट पी पे जो कि एंगल थीटा पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। फिर ये बायोट सावर्ट्स लॉ को यूज करते हुए हम लोगों ने दो डेरिवेशन किए। पहला, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी एट पॉइंट पी। दूसरा कि अगर एक सर्कुलर लूप कैरिंग करंट ले लूंगा तो उसकी वजह से उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पी पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये हम लोगों ने दो पढ़े थे। हाँ या ना, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ गए थे किसकी ओर, एम्पेयर सर्किटल लॉ की ओर। फिर हमने एम्पेयर सर्किटल लॉ का प्रूफ देखा कि बी डॉट इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और फिर हम आगे की ओर बढ़ गए, उसको पढ़ते हुए हम लोगों ने यू क्या प्रूफ किया, सोलेनॉइड का डेरिवेशन प्रूफ किया और टॉरॉइड का डेरिवेशन प्रूफ किया। हाँ या ना, ठीक है। सोलेनॉइड टॉरॉइड करने के बाद में फिर हम लोग आगे बढ़े क्या कि अगर दो करंट कैरिंग वायर्स है, उनमें अगर करंट फ्लो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में या इन सेम डायरेक्शन, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उनके बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा। क्यों? क्योंकि एक की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे में फोर्स लगाएगी और दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले पे फोर्स लगाएगी। हाँ या ना, ठीक है। यहां तक अभी हम लोगों ने चैप्टर कर लिया, ठीक है। मीन्स हम लोग को एक चीज पता लग गई, जो कि क्या कि अगर एक करंट कैरिंग वायर तुमने रखा हुआ है ऑलरेडी किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है तो इस पे फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि जो करंट कैरिंग वायर है ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि वहां पे ऑलरेडी एक मैग्नेट प्रेजेंट है, तो देयर कैन बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन देम। हाँ या ना, एंड डायरेक्शन और जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। देखा था कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है तो उस पर जो फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा एंड द डायरेक्शन विल बी गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बात हुई थी अपनी। चलो आज हम लोग को क्या पढ़ना है, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मान लो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा ऐसा मान लो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसके अंदर एक करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और इसके अंदर एक करंट कैरिंग लूप ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है बी फील्ड और करंट कैरिंग लूप इस साइड में रखा हुआ है, ठीक है। करंट कैसे जा रहा है इसके अंदर, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है,
ठीक है। इसकी लेंथ मान लेते हैं L, ब्रेथ मान लेते हैं इसकी B, या ब्रेथ नीचे वाले को मान लो, काम करो ऊपर मैं कुछ और बनाऊंगा, इसको ब्रेथ मान लो B, इस जो रेक्टेंगुलर लूप है ना इसकी ब्रेथ है B, ठीक है, और इसकी लेंथ है L। तो ये अपना वो नहीं है सर, मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर ही है टाइप ऑफ दैट, बिल्कुल ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड B है, लेंथ है L, करंट कैरिंग लूप, इसके अंदर करंट है, समझे क्या, समझे? तो पढ़ता हूँ, सुन लेना है, तो पढ़ रहा हूँ। कंसिडर अ रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप ABCD, ठीक है, इनको इन्होंने पॉइंट दिए हुए हैं, कहाँ से, तो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ से, दिस पॉइंट इज A, फिर B वाला किधर दिया, B वाला इधर दिया, A B C D, ठीक है। कंसिडर अ रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप ABCD ऑफ लेंथ L एंड ब्रेथ B प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है। लेट I be the current flowing in the loop in anti-clockwise direction, ठीक है, and let theta be the angle between the normal vector of the plane of the loop, ठीक है, theta be the angle of the normal of the loop with the magnetic field। ये लिखता हूं यहां पे, इसको बनाऊंगा बाद में। थीटा इज एंगल बिटवीन एन वेक्टर ऑफ लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। थीटा इज एंगल बिटवीन एन वेक्टर ऑफ द लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब बस इतना तुम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। मीन्स एक वो ये है, मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, उसके अंदर एक करंट कैरिंग लूप तुम्हारा रखा हुआ है, ठीक है, जिसकी लेंथ L है, ब्रेथ B है, और थीटा एंगल बन रहा है इसके नॉर्मल वेक्टर का विद द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई ये बात? पहले एक्सप्लेन करूं सुनना है, रुक जाओ, मैं एक्सप्लेन करता हूं, तुम लोग को ध्यान देना, सब लोग लेट्स सपोज ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी ये मेरा करंट कैरिंग लूप है, ऐसा मान लो बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये लूप है, करंट कैरिंग लूप, ठीक है। अब हुआ क्या, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड पूरी की पूरी, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब इट्स लाइक कि यहाँ पे एक मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, ध्यान देना, यहाँ पे एक मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है रेक्टेंगुलर, मैं ऐसा मान लेता हूँ, कोई अगर मैग्नेट ऐसा रखा हुआ, ठीक है, इस फॉर्म में, और यहाँ पे एक मैग्नेट ऐसे रखा हुआ, तो सिंपल सी बात है, इस पूरे के बीच में मैग्नेटिक फील्ड रहेगी ना, हाँ कि ना, मतलब ये पूरा एरिया जैसे ही बीच में घुसोगे देयर विल बी सम मैग्नेटिक फील्ड, हाँ या ना, ठीक है। तो ऐसा मान लो कि पूरे इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज नॉट, दीज आर नॉट 2D लाइंस, दीज आर 3D लाइंस, समझेगा, मींस आगे पीछे सब जगह, मतलब यहां से लेके इस रीजन से लेके इस रीजन तक, पूरे इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, समझे क्या? अब ये रेक्टेंगुलर लूप है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ, इस लूप ऐसे, मैंने ऐसे नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है, और इस लूप को कट करते हुए जा रही है, मतलब कुछ इसके बीच में से निकल रही होगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब सुनना है, इस लूप का जो नॉर्मल वेक्टर होता है, नॉर्मल वेक्टर मतलब जो लूप के परपेंडिकुलर है, वो ये वाला वेक्टर है, इस लूप के एरिया के परपेंडिकुलर, देखो अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा सीधा, तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एन वेक्टर, एन वेक्टर मतलब नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। तो जब मैं लूप को टेढ़ा कर दूंगा ऐसे थोड़ा सा, जब मैं ऐसे ले आऊंगा बिल्कुल, तो देखो ये नॉर्मल वेक्टर हरदम ऐसे रहेगा, जब मैं ऐसे लेके आऊंगा तो नॉर्मल वेक्टर ऐसा हो जाएगा, लेकिन जब मैं ऐसे रखूंगा तो नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, बट मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही है पूरी की पूरी, समझे। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, नॉर्मल वेक्टर जो कि पहले ऐसे था, आई रिपीट, नॉर्मल वेक्टर जो कि पहले ऐसे था, और मैग्नेटिक फील्ड पूरी कैसे है, ये नॉर्मल वेक्टर है मेरा, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है पूरी। अब अगर ऐसे हो जाए तो इन दोनों के बीच का जो एंगल आएगा, कुछ ना कुछ एंगल बनेगा यहाँ पे, हाँ कि ना, दैट एंगल इज थीटा। मतलब जो इसका जो नॉर्मल वेक्टर बन रहा है वो, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो उस एंगल की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, थीटा, थीटा 90 नहीं है, थीटा है, ठीक है। अगर वायर ऐसे हुआ, ये मैग्नेटिक लूप ऐसे हुआ,
और ये इधर की ओर है नॉर्मल वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर जा रही है, तो ये 90 डिग्री है। अगर मैग्नेटिक लूप ऐसे हुआ और ये नॉर्मल वेक्टर भी इधर की ओर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर की ओर है, तो एंगल 0 हुआ। बट जब ऐसे कहीं पे रहेगा तो एंगल ना तो 90 ना तो 0 हुआ, एंगल कितना कहलाएगा? थीटा। थीटा। क्या ये बात समझ में आई? पहले तो ये बता दो मेरे को हाँ सर। सब लोग। हाँ चलो जैसे चेंज होगा वैसे उसके ऊपर टॉर्च लगेगा। हाँ, अब देखने वाली बात ये है, मैं मान लेता हूं ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा, ऐसे सीधा नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है, और मैग्नेटिक फील्ड इसको ऐसे कट करते हुए जा रही है, और इसके अंदर करंट ऐसे जा रहा है, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, समझे क्या? या ऐसे मान लो इधर से ऐसे जा रहा है, ऐसे इधर से नीचे की ओर जा रहा है, समझे? हाँ। अब सुनो यहाँ पे, ये वाली वायर के अंदर करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है? इधर की ओर जा रही है, हाँ कि ना? लगाओ, फोर्स फील्ड करंट, फील्ड इधर जा रही है, करंट इधर की ओर जा रहा है, फील्ड इधर की ओर जा रही है, फोर्स कहां की ओर जा रहा है? ऊपर। ऊपर। देखो मैंने फील्ड, जो करंट है ना, करंट को मैंने इसके बिल्कुल पैरेलल रखा हुआ है, उंगली को, करंट इधर पैरेलल है, फील्ड उस साइड में जा रही है, तो देखो फोर्स कहां की ओर जा रहा है? ऊपर। ऊपर की ओर। क्या ये बात समझ में आई सबको? हाँ अब अगर करंट ऐसे जा करके नीचे से ऐसे आ रहा है वापस, करंट ऐसे जा करके नीचे से ऐसे आ रहा है, इधर पे चेक करो, फोर्स फील्ड करंट, करंट मेरा इधर की ओर जा रहा है, करंट इधर की ओर जा रहा है, फील्ड अंदर की ओर जा रही है, फील्ड इधर जा रही है, करंट इधर, तो देखो फोर्स किधर की ओर जा रहा है? देखो फील्ड उधर जा रही है मेरी, करंट इस साइड में जा रहा है, फोर्स कहां की ओर जा रहा है? नीचे। नीचे। मतलब जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर। अबे जितना फोर्स इधर ऊपर लग रहा था, इधर कहां लग रहा है वो फोर्स? नीचे। नीचे। ऊपर। इसका मतलब ये दोनों फोर्स क्या हो गए? ऊपर। कैंसिल। बराबर। हाँ कि ना? हाँ। अब करंट ऐसे जा रहा था, इधर से जाकर के करंट ऐसे जा रहा था, तो इधर से ऐसे आ रहा होगा ऊपर की ओर करंट, हाँ। फील्ड उधर की ओर है, करंट ऊपर की ओर है, देखो फोर्स किस, देखो करंट मैंने ऊपर की ओर किया, फील्ड इधर की ओर की, फोर्स कहां की ओर लगेगा? चेक करो, फोर्स कहां की ओर लग रहा है? इस साइड की ओर, बाहर राइट की तरफ रोड की तरफ। ठीक है? इधर की बात करता हूं मैं, इधर की बात करता हूं, फील्ड आगे की ओर है, करंट नीचे की ओर है, फोर्स कहां की ओर लग रहा है? तुम्हारी साइड। मतलब इस वाले वायर पे करंट इस साइड लग रहा है, इस वाले वायर पे फोर्स उधर लग रहा है, इस वाले पे फोर्स इधर लग रहा है, ये इसको क्या कर देगा? रोटेट। रोटेट, एंड दैट इज नथिंग बट द टॉर्क। टॉर्क। क्या ये बात समझ में आई? हाँ। इधर से मैं दिखाता हूं, ध्यान देना यहाँ पे, ये वाला वायर है जो ऊपर एडी वायर है, देखो फील्ड इधर की ओर आ रही है, करंट मेरा इधर की ओर जा रहा है, तो फोर्स फील्ड करंट, फील्ड इधर की ओर है, करंट मेरा कहां की ओर है? इस साइड की ओर है, फोर्स कहां की ओर लग रहा है? ऊपर। ऊपर की ओर। तो इसमें लग रहा है फोर्स ऊपर की ओर, फोर्स ऑन एडी। देखो अब ये करंट अगर बाहर की ओर था, तो ये वाला करंट कहां की ओर है? अंदर की ओर। तो करंट अंदर की ओर है, ठीक है? फील्ड इस साइड में है, फील्ड इस साइड में, फोर्स कहां क्यों लग रहा है? करंट अंदर है, फील्ड इस साइड है, फोर्स कहां लग रहा है? नीचे। तो इस पे फोर्स लग रहा है नीचे, एफ बी सी, दोनों अपोजिट है, एंड ऑल्सो दीज आर इक्वल। क्यों? क्योंकि जितना ये है उतना ही ये है, हाँ कि ना? सब लोग, हाँ भाई, ठीक है। अब आगे की बात करता हूं, इस वाले वायर में करंट नीचे की ओर आ रहा है, फील्ड इधर की ओर आ रही है, तो करंट नीचे की ओर है, फील्ड इधर की ओर है, करंट नीचे, फोर्स कहां की ओर लगेगा? बाहर की ओर। तो मैं इसको ऐसे डिनोट कर रहा हूं, ऐसे, बाहर की ओर मतलब एफ ए बी। अगर ये करंट बाहर की ओर जाता है, फोर्स भी ऐसे ही बाहर की ओर रहेगा। इसमें करंट ऊपर की ओर जा रहा है, फील्ड इधर की ओर जा रही है, फील्ड इधर की ओर है, करंट ऊपर की ओर है, तो फोर्स कहां की ओर लग रहा है? अंदर की तरफ। तो इसमें लग रहा है फोर्स अंदर, एफ सी डी, फोर्स ऑन सी डी। इसका मतलब ये है कि ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है और एक ही लाइन में लग रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बट ये वाले फोर्स एक लाइन में नहीं लग रहे, ऐसे हैं कि अगर ये लेंगे तो एक फोर्स उधर लग रहा है और एक फोर्स इधर, तो ये चीज ऐसे क्या हो जाएगी? घूमेगी। मींस लाइक ये कॉपी है, इस कॉपी पे तुम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक इधर लगा रहे हो और एक नीचे लगा रहे हो। देखो दीज टू फोर्सेस आर इक्वल, जो ये एक ऊपर वाला फोर्स है, ठीक है, और एक नीचे वाला फोर्स है, तो ना तो ये इसको ऊपर खींच पाएगा और ये ना तो ये इसको कहां खींच पाएगा?
नीचे, लेकिन एक फोर्स इधर की ओर लगेगा पीछे की ओर, और एक फोर्स लगेगा ऐसे आगे की ओर। तो ये दो फोर्स लग रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, एंड दैट इज नथिंग बट द टॉर्क। हाँ कि ना? तो हमारा मुद्दा ये है कि टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमको क्या काम करना है, सबसे पहले तो हम लोग को बताना है कि भाई इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो लिखेंगे वहां पे सब लोग सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, according to Fleming's left hand rule, for FAD is opposite to FBC। AD पे जो फोर्स लगेगा वो BC के क्या है, अपोजिट। फोर्स ऑन AD इज अपोजिट टू फोर्स ऑन BC। हाँ या ना? तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स ऑन AD इज अपोजिट टू फोर्स ऑन क्या बोलते हैं BC, एंड फोर्स ऑन AD इज इक्वल टू फोर्स ऑन BC। मतलब इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है, आपस में इक्वल। समझे क्या? समझे? क्यों इक्वल है? क्योंकि भाई फोर्स ऑन AD जो लगेगा, फोर्स ऑन AD दैट इज इक्वल टू I जो करंट है उसके अंदर, इसके जो मैग्नीट्यूड है B मतलब ब्रेथ, लेंथ की वैल्यू किसके बराबर, B क्रॉस विद B। ठीक है, अब कुछ सोचो, करंट इस साइड में आ रहा है, ये इधर की ओर जा रहा है, अगर इनके एंगल का बीच का एंगल थीटा भी है तो दैट इज इक्वल टू आई बी साइन थीटा बनेगा। हाँ कि ना? एक्चुअली दैट इज BIL साइन थीटा, बट लेंथ की वैल्यू कौन काम कर रहा है, ब्रेथ काम कर रहा है ना यहाँ पे। एंड फोर्स ऑन BC इक्वल टू I इंटू B क्रॉस B, दैट इज अगेन I, ये लिखो मत, IB साइन थीटा। तो दोनों की वैल्यू इक्वल होंगी एंड दीज आर अपोजिट, देयरफॉर इनकी वजह से कोई फोर्स लगेगा नहीं। समझे? तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FAD is opposite to FBC and for magnitude of force of AD is equal to magnitude of force of BC, therefore they will cancel. FAD and FBC does not form couple form नहीं करेंगे, and hence does not produce टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? चलो आगे, चलो लिख लो पहले, जल्दी से लिखो, इतना लिखो जल्दी से पहले। तो जब तक टेढ़ा है तो ही लगेगा, सीधा होगा तो जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाए। हाँ, तो भाई इन दो फोर्स, ये जो दो फोर्स है, पहला फोर्स और ये वाला फोर्स, ये दोनों के दोनों यहीं पे खत्म। अब बात करते हैं कि AB के ऊपर, AB फोर्स जो है और जो ये CD फोर्स है, इनकी वजह से क्या होगा, AB और CD वाले फोर्स की वजह से क्या होगा, समझना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ या ना? तो टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस विद F होता है भाई। हाँ या ना? चलो, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वाली आर्म को दोबारा बना रहा हूं, AD, ये AD आर्म मैंने दोबारा बनाई। ठीक है, ये मेरी आर्म है AD, दिस इज A, दिस इज D। ठीक है, ये आर्म AD। अब एक बात बताओ, अगर ये लूप ऐसे था मेरा, कहां गया, ये मेरा लूप ऐसे था, AD ये रहा, तो मेरा ये वाला जो फोर्स लग रहा था वो बाहर क्यों लग रहा था ऐसे? तो इसका जो फोर्स लग रहा है, मतलब आर्म AD पे, मतलब इसको ऐसे घुमाएगा तो फोर्स लग रहा है बाहर की ओर, AB वाला। हाँ कि ना? तो उस चीज को मैं ऐसे दिखा रहा हूं कि पेपर से बाहर की ओर आ रहा है फोर्स, मतलब ऐसे FAB दिखा सकता हूं? पर एक सिंगल लाइन में। हाँ, एक सिंगल लाइन से। तो ऐसे कर ले इसको बस।
ऐसे दिखा सकता हूं कि भाई बाहर की ओर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये पेपर से ऐसे बाहर की ओर है, मीन्स ये एक रेक्टेंगुलर लूप है तो ये पेपर से बाहर की ओर ऐसे खींच रहा है इसको, इसका ये मीनिंग समझे। हाँ सर। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, अच्छा ये जो लूप बनेगा, ये लूप कुछ ऐसा बनेगा जैसे ये रहा। इसका नॉर्मल वेक्टर इधर की ओर होगा ऐसे, टेढ़ा होगा उसका। हाँ मीन्स ये अगर ऐसे था नॉर्मल वेक्टर ऐसे होगा, अगर ऐसे देखोगे तुम लोग तो नॉर्मल वेक्टर ऐसा दिखाई देगा, हाँ ऐसे करोगे तो नॉर्मल वेक्टर ऐसे आएगा। हाँ, बट ये जब लूप ऐसे टेढ़ा है तो नॉर्मल वेक्टर ऐसे टेढ़ाई में जाएगा थोड़ा, टेढ़ा जाएगा। तो नॉर्मल वेक्टर जो है मेरा वो ऐसे बाहर की ओर है ऐसे, ये रहा मेरा नॉर्मल वेक्टर, हाँ या ना। हाँ मैग्नेटिक फील्ड मेरी ये रही, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड मेरी इधर की ओर है, बोल सकता हूं मैं। हाँ, इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिया था, थीटा। थीटा। तो नॉर्मल वेक्टर के बीच का मींस, नॉर्मल वेक्टर मतलब जो प्लेन से जो ऐसे जा रहा है ये, मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो ऐसे जा रही है ये, इन दोनों के बीच का जो एंगल दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था, थीटा। तो ये थीटा एंगल है। अब मैं आगे की बात करता हूं, अगर मैं इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करूं इसको, ठीक है, और यहां से इसको एक्सटेंड करूं, तो ये इसको मैं पॉइंट नाम दे रहा हूं एन, वी एन, ठीक है। और ये जो लेंथ है, ये लेंथ किसके बराबर है, ब्रेथ के बराबर है। तो ये जो लेंथ है ये बराबर है किसके, ब्रेथ के, हाँ या ना सब लोग। सर स्क्वायर है। क्या स्क्वायर है बे, ये जो लेंथ है एडी लेंथ, ये किसके बराबर है, ब्रेथ के। ये इस लेंथ को एल माना था, इस लेंथ को बी माना था ना मैंने, तो हाँ, ए बी की वैल्यू किसके बराबर है, बी के, हाँ कि ना। अच्छा, ये एंगल अगर हाँ। थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो लेट सपोज ये वाला एंगल थीटा डैश होगा, हाँ या ना। अच्छा अब एक बार बताओ, दीज टू आर पैरेलल लाइंस, तो ये वाला एंगल भी थीटा डैश होगा, हाँ या ना। और ये ट्राइंगल के अंदर इन दोनों एंगल का सम कितना है, ये 90 है, ये इसका और इसका कितना, अबे इन दोनों, इस एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम कितना होगा, गधों, मतलब छठी क्लास का बच्चा बता देगा, हंसेगा तुम्हारे ऊपर। ये 90 डिग्री है और ये एक ट्राइंगल है, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 होगा, कोई डाउट तो नहीं है। नहीं होगा। अबे कैसे नहीं होगा, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का सम कितना होता है 180, और चूंकि ये 90 डिग्री है तो ये दोनों का सम कितना होगा, और भाई ये जो था नॉर्मल वेक्टर होता है जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो नॉर्मल वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब ऐसे, तो ये पूरा सम कितना आएगा, इन दोनों का सम कितना आएगा 90। इसका मतलब अगर ये थीटा डैश है तो ये कितना होगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम 90 है, इन दोनों का सम 90 है, अगर एक थीटा डैश है दूसरा थीटा है, तो अगर ये थीटा डैश है तो ये भी थीटा ही होगा, ठीक है। अब आगे की बात करता हूं, ये फोर्स है, फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा वाला है, इस फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, बी एन, हाँ है ना। तो बी एन की वैल्यू निकालते हैं, आ जाना पे। तो इन ट्राइंगल ए बी एन, इन ट्राइंगल ए बी एन, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट दैट इज बी एन अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज ए बी, बट ए बी की वैल्यू कितनी है, ब्रेथ के बराबर दैट इज बी, तो यहां पे मैं बी पुट करूंगा तो बी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी साइन थीटा, यस और नो, हाँ या ना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट एफ ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, एफ ए बी, तो भाई टॉर्क होता है, एफ ए बी निकाल लेते हैं पहले, एफ ए बी इज इक्वल टू, एफ ए बी इज इक्वल टू
आई वेक्टर इनटू उसकी लेंथ एल वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर। तो ए बी मतलब ये वाला वायर, इसकी लेंथ है एल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लग रही है बी, ठीक है भाई। एल और बी के बीच में कितना एंगल है? एल का वही डायरेक्शन होता है जो करंट का होता है, एल का वही डायरेक्शन होता है जो करंट का होता है, हाँ या ना? हाँ। तो अगर ये नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 90। क्या ये बात सबको समझ में आती है रे? हाँ। तो एफ ए बी इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। थीटा ये वाला थीटा अलग है, ये वाला थीटा अलग है, पहले बोल रहा हूँ। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो फोर्स की वैल्यू होगी एफ ए बी की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू बी आई एल, ठीक है। नाउ टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस विद एफ वेक्टर। तो दैट इज आर वेक्टर, आर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब बी एन। तो बी एन वेक्टर क्रॉस विद एफ ए बी वेक्टर, ठीक है। बी एन वेक्टर कितना है? बी साइन थीटा, बी साइन थीटा इनटू, अगर मैं डायरेक्टली बोलूं टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो आर क्रॉस एफ, ठीक है, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू, चल मैं लिखता हूं 2 मिनट, आर वेक्टर क्रॉस विद एफ वेक्टर, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर, ठीक है, क्रॉस विद, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? मतलब आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर आएगा, हाँ। आएगा। और ये बनेगा टोटल टॉर्क इज इक्वल टू, ये है बी साइन थीटा, ये है बी आई एल, तो बी आई एल ये रहा, और आर की वैल्यू बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। अब लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर में लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया। तो टॉर्क हो गया, टॉर्क इज इक्वल टू बी आई ए साइन थीटा फॉर n नंबर ऑफ लूप्स, फॉर n नंबर ऑफ लूप्स। यहां पे लिखता हूं क्योंकि कुछ गधे पहले उसको उतारेंगे फिर इसको उतारेंगे, यहां पे लिखता हूं फॉर n नंबर ऑफ लूप्स, n नंबर ऑफ लूप्स, अगर ये लूप्स n नंबर हो जाएंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू बी आई एन ए साइन थीटा, n से इंटू कर देना उसको बस, तो दैट इज बीना साइन थीटा। समझ में आई ये बात? समझे? मींस एक करंट कैरिंग लूप अगर तुमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर क्या लगेगा? उस पर टॉर्क लगेगा, और उस टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? मैग्नेटिक फील्ड इनटू करंट, अगर एक ही लूप है तो इनटू एरिया साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर। चलो लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे डेरिवेशन। यहाँ पे गलती हुई है, ये ए बी नहीं है, ये ए डी है, ए से डी, समझा? ए डी के परपेंडिकुलर लग रहा है ना ये फोर्स बाहर की ओर, ये ए डी है, ये समझा सबको? तो यहाँ पे इन ट्राइंगल ए डी एन, तो दैट इज ए डी, तो ए डी की वैल्यू बी के बराबर है, ठीक है। अब करो इसको, मैं ये ए बी की जगह ये वाले भी ए डी कर लो, ठीक है, करो जल्दी। सुनना है एक बार, यहाँ पे दोबारा कान खोल के सुनना और आराम से। ये वायर है यहाँ पे, सुनना, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है? तो जैसे कि ये एक वो है, क्या बोलते हैं, वायर है लूप, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे पूरे वायर में से। ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ सीधे जा रही है, सिर्फ यहाँ पे 3 लाइन बना दी तुमने, पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है जो कि पूरी ऐसे जा रही है। ये चीज इमेजिन कर पा रहे हो? हाँ। ठीक है, मींस ऐसे है तो पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड आर नॉट पर्टिकुलरली लाइन की सिलाई की सुई की तरह यहां से घोपोगे यहां से निकल के आएगी। मैग्नेटिक फील्ड ये पूरा रीजन है, पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है। समझे क्या? समझे? अब सोचने वाली बात ये है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा रखा हुआ है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसे ही रहेगा हरदम, बस ये जो रिंग है ये ऐसे ऐसे हो सकता है, तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऐसे आ रहा है। अब सोचने वाली बात ये है,
इसके अंदर करंट अगर ऐसे जा रहा है तो इसका और इसका फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, हाँ कि ना? क्योंकि भाई अगर करंट इधर की ओर जा रहा है, करंट इधर की ओर जा रहा है, फील्ड उधर की ओर है, करंट इधर की ओर, फोर्स कहां की ओर लग रहा है? ऊपर। अगर मैं यहां नीचे वाले की बात करूं, करंट अंदर की ओर आ रहा है, फील्ड उधर की ओर है, तो देखो यहाँ पे करंट उधर की ओर है, करंट इधर की ओर है, फील्ड इधर की ओर है, कैसे करेंगे इसको? हाँ ऐसे, तो फोर्स कहां की ओर लग रहा है? नीचे की ओर, समझे? तो ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ की अगर मैं बात करूं तो करंट ऐसे ऊपर की ओर है, करंट ऊपर की ओर ऐसे जा रहा था ना, तो करंट ऊपर है, फील्ड उधर की ओर है, करंट ऊपर है, फील्ड उधर की ओर है, करंट ऊपर है, तो फोर्स लग रहा है अंदर की ओर, मतलब ऐसे, मतलब ऐसे, ये ऐसे लग रहा है फोर्स परपेंडिकुलर, मतलब इसको इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है। इधर की अगर मैं बात करूं तो चेक करना है यहाँ पे, इधर की अगर मैं बात करूं तो करंट ऐसे नीचे की ओर है, फील्ड इधर की ओर है, ठीक है? करंट कहां की ओर है? नीचे, फील्ड है इधर की ओर, तो चेक करो फोर्स कहां की ओर लग रहा है? तुम्हारी ओर, मतलब ऐसे। तो ये चीज जो है ये ऐसे घूमेगी, समझे क्या? अब मुद्दा है कि ये वैल्यू कितनी आएगी, समझना यहाँ पे। मैंने क्या किया, पहले तो ये जो वायर है, इस पूरी वायर पे फोर्स ऐसे लगेगा, पूरी वायर पे इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स on a current carrying wire placed in magnetic field, that is I into L cross B, that is force on this AB wire, sorry, force on this, भाई ये गलत था, AB था यहाँ पे, AB वायर, ये सही था ये चीज, तुम लोग फालतू वो करते हो। फोर्स ऑन दिस AB वायर, AB वायर के ऊपर फोर्स कितना लगेगा? दैट इज I into L cross B, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट कैरिंग वायर पे जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उस पर फोर्स कितना लगता है? दैट इज बी आई इंटू एल क्रॉस बी, और एल और बी मतलब इसमें करंट नीचे की ओर जा रहा है, मतलब एल वेक्टर कहां की ओर है? नीचे की ओर। मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर है? उधर की ओर। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90, तो थीटा की वैल्यू 90, तो एफ इक्वल टू बी आई एल। क्या ये बात समझ में आई, ये वाली बात? मींस इस वाले वायर पे इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा? तो आंसर है बी आई एल, समझे क्या? और ये ए बी ही है, क्योंकि मैं इस वाले वायर पे फोर्स निकाल रहा हूं, समझे? सर आपने डायग्राम को भी वो एडी होगा जो आपने बनाया। रुक जाओ अभी, हाँ ये एडी है, 2 मिनट जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा। मैंने पहले ये वाला जो वायर है, इस पे इस वाले वायर में करंट जा रहा है नीचे की ओर, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इधर की ओर, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, इस पे कितना फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो निकाल दिया यहाँ पे, तो दैट इज बी आई एल। क्या ये बात समझ में आई? चलो अब आगे सुनना है। इट्स लाइक जैसे कि ये वाला वायर था, ये वाला वायर है, ठीक है? इस पे फोर्स तो लग रहा है इधर की ओर, बट इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एकदम कहां से लिया जाता है? अगर दरवाजा बंद करते हैं, अगर ये ऐसे जुड़ा हुआ है दरवाजा और मैं यहां से धक्का मार रहा हूं ऐसे, मतलब मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जहां पे दूसरा कपल बन रहा है वहां से लेके वहां तक का लेते हैं, हाँ कि ना सब लोग? तो मुद्दा मेरा ये है कि अगर इस पे फोर्स बाहर की ओर लग रहा है ऐसे, इस पे फोर्स लग रहा है बाहर की ओर, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है अंदर की ओर, इस वाली वायर पे फोर्स लग रहा है अंदर की ओर, तो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस, समझे क्या? हाँ सर। समझे? तो मैंने क्या किया, ए डी एन एक ट्राइंगल बना लिया, ए से लेकर डी तक ये ब्रेथ हो गई, और मैंने देखो इमेजिन करो इस चीज को कि ये ऐसे है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है ऐसे, ठीक है? तो ट्राइंगल कैसे बनेगा भाई? यहां से ऐसे, और ये ट्राइंगल बन रहा है पीछे की ओर, मीन्स अगर ऐसे रहता है ये, तो देखो यहां से ऐसे ट्राइंगल बनता है, समझे क्या? हाँ। तो ये वाली जो चीज है एडी जो है, मींस अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तुम लोग को, तो ये चीज ऐसे है, बट असली में जो ट्राइंगल बन रहा है वो कैसे बन रहा है? ऐसे लाइन जाएगी और फिर ऐसे ये ट्राइंगल बन रहा है। तो मेरे को जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कौन सा वाला है? जो एडी के जो पीछे का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, उस पे लग रहा है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसपे ये फोर्स लग रहा है बाहर की ओर, तो मेरे को ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो मैंने क्या किया, ट्राइंगल ए डी और एन एक कंस्ट्रक्ट कर लिया, इमेजिनरी ट्राइंगल है। एडी की वैल्यू किसके बराबर है? ब्रेथ के बराबर है। एडी की वैल्यू ब्रेथ के बराबर है। अब इन ट्राइंगल एडी एन, अच्छा थीटा क्या एंगल है? थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ये बाहर की ओर नॉर्मल वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा।
जैसे कि मानो ये लूप है, ये इसका पूरा एरिया है, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर आएगा वो बाहर की ओर आएगा, ऐसे एन वेक्टर बाहर की ओर है, और ये रही मेरी मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। समझा? समझा? तो ये वाला एंगल कितना मान लिया मैंने, थीटा डैश। और क्योंकि देखो ये लूप का पूरा एरिया जो है वो ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, तो ये पूरा एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 90। तो ये थीटा है, ये थीटा डैश, बट दोनों का सम कितना आएगा, 90 आएगा। एंड अगर मैं देखूं तो ये दोनों आपस में क्या है, ए डी एन, मतलब ये और ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में वो पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल्स होंगे, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल एन पे, तो ये थीटा डैश है, तो ये थीटा होगा क्योंकि इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा। हाँ कि ना? नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट मतलब dn अपॉन हाइपोटेनियस मतलब AD। देयरफॉर dn की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dn इज इक्वल टू AD की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू है b, दैट इज b साइन थीटा। समझे क्या? हाँ सर। ठीक है। अब मैंने इस वाली वायर के ऊपर जितना फोर्स लग रहा था वो निकाल दिया, और फोर्स को जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फोर्स को जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो निकाल दिया। टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस F होता है भाई, होता है ना? और एक चीज बोलो, एक चीज बोलो, टॉर्क इज R क्रॉस F। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे टॉर्क इज R क्रॉस F, और मैं लिखता हूं यहाँ पे R F साइन फाई, मतलब R मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F मतलब फोर्स, उन दोनों के बीच का एंगल। अगर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोल सकता हूं, बोल सकता हूं भाई? हाँ तो सर। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स है मेरा बी आई एल, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरा बी साइन थीटा। ठीक है, तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है दैट इज इक्वल टू बी आई एल इंटू बी, कितना था, एरिया इंटू साइन थीटा। फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स टॉर्क विल बी बी ना साइन थीटा। ऐसे कर लो। समझे क्या? हाँ। चलो आगे, चलो 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 भी आगे। सर, जो डायग्राम जो है अपना सेकंड वाला भी चला, उसमें भी फोर्स AD लगेगा ना सर? फोर्स क्या लगेगा FAD भाई, ए बी है ना फोर्स, फोर्स तो इस वाले वायर पे लग रहा है ना ली, तो वायर अपने AD भाई, फोर्स एडी ये वाला वायर है ना, ये वाला फोर्स है ना जो एडी वायर पे लग रहा है। मैं इस डायग्राम में कह रहा हूँ, बीच वाले डायग्राम में। भाई मैं वही बात कर रहा हूँ, ये बीच वाला डायग्राम अलग नहीं है, ये बीच वाला डायग्राम यहीं से आया ना। एडी वायर कौन सी है, ये ए है, ये बी है, सी और ये डी है, तो एडी वायर पे कौन सा फोर्स लग रहा था, ये वाला। हाँ, ये वाला फोर्स कौन सी वायर पे लग रहा है, ए बी वायर पे लग रहा है। B पे। हाँ, तो फोर्स ए बी ये वाला है जिसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। समझा? बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वाले ट्रायंगल से मिलेगा, ए डी एन से। समझा क्या? हाँ सही। समझा? तो फोर्स तो ए बी का ही है वो, बट उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए डी एन का आ रहा है। समझा? हाँ, चलो आगे। चलो भाई बाकी लोग भाई चलो। हाँ सर। चलो अब इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। जो हमने पढ़ा कि टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, इसकी जो क्या बोलते हैं एप्लीकेशन है, लिखेंगे वहां पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कलर हेडिंग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। करो स्टार्ट। देखो, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर, it is a device which is used to measure small electric
करंट, डायरेक्शन नहीं, इट इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। समझे प्रिंसिपल? मतलब गैल्वेनोमीटर ही तो हुआ। गैल्वेनोमीटर का काम सिर्फ डायरेक्शन दिखाना होता है? नहीं, करंट है ये दिखाना होता है। अच्छा ठीक है, करंट है ये दिखाना बस, और कुछ? भाई एक होता है मेजर करना करंट को और एक होता है डिटेक्ट करना, दोनों में अंतर समझता है? डिटेक्ट वैल्यू नहीं बताएगा। हाँ एग्जैक्टली, बट यहाँ क्या लिखा है समझा? प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, इट इज बेस्ड on the fact that it is based on the fact that current carrying loop when placed in uniform magnetic field experiences टॉर्क। अभी जो हमने पढ़ा ना, जो डेरिवेशन किया कि एक करंट कैरिंग लूप को जब अपन मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इट विल एक्सपीरियंस टॉर्क, पढ़ा था? हाँ या ना? हाँ सर। सेम चीज के ऊपर ये क्या करता है, सेम चीज के ऊपर काम करता है। लिखो जल्दी से। अब आगे देखते हैं भाई उसका डायग्राम। ठीक है, डायग्राम के बाद में हम लोग बात करेंगे फिर, मतलब कंस्ट्रक्शन इसी में समझा दूंगा, अलग से नहीं लिखेंगे। ठीक है भाई, बोलो। चलो सुनना आप है। डायग्राम में बेसिकली एक वुडन बॉक्स होता है, पहले मैं बनाता हूं, तुम देखते जाओ सभी 2 मिनट। एक वुडन बॉक्स होता है, ठीक है, चौड़ा बाद में करते हैं इसको। वुडन बॉक्स के अंदर 2 मैग्नेट है मेरे पास में, 2 मैग्नेट मतलब एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक, रेडियल मैग्नेट्स हैं, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी इनके बीच में। ठीक है, अब सुनना आगे। इसके बीच में 2 चीजें होती हैं, सुनना आता है, इन लोगों ने ऐसे बना रखा है, मैं बताता हूं इसको। एक तो ये होता है नॉब, ठीक, और एक टर्मिनल होता है टी यहां पे। ठीक है, दिस इज टर्मिनल T2 एंड ये वाला है मेरा टर्मिनल T1। ये 2 टर्मिनल है मेरे पास में। यहां से एक वायर, वायर को अलग से बनाता हूं। यहां से एक वायर पहले जाएगी, ठीक है, इधर को, ठीक, फिर ये मिरर स्केल, बनाओ उसको, बनाओ जल्दी से बनाओ उसको। तो इसकी अब वर्किंग क्या है समझना है। पहले तो मैं इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ देता हूँ, सिर्फ सुन लेना है इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, लिखना नहीं होता कंस्ट्रक्शन कभी भी, सिर्फ सुन लेना है।
It consists of a coil wound on a non-metallic frame. Coil, non-metallic frame. ये जो बाहर का जो काले कलर का फ्रेम है, दिस इज non-metallic frame, और उसके अंदर ये कॉइल है. टर्मिनल 1 से लेकर टर्मिनल 2 तक ये कॉइल है. समझे क्या? टर्मिनल 1 से लेकर टर्मिनल 2 तक ये क्या है, मेरी कॉइल है पूरी. समझे? आगे सुनना है यहाँ पे. तो इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल वाउंड ऑन अ नॉन मेटेलिक फ्रेम. द कॉइल इज सस्पेंडेड बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट. दिस कॉइल इज सस्पेंडेड बिटवीन टू पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट. समझे? बोलो आगे. हवा में है. हाँ, which are cylindrical in shape. The coil is suspended by a phosphor bronze strip, acts as a path for the current to the coil. The coil is suspended by a phosphor bronze strip. ठीक है, और वो करंट को भी पाथ प्रोवाइड करती है. आगे लिखा है the strip is finally connected to the terminal T2. Strip is finally connected to the terminal T2 of the galvanometer. The other end of the coil is connected to a light spring which is finally connected to T1. Other end is connected to a spring which is finally connected to terminal T1. क्या ये बात समझ में आई? The spring exerts a very small restoring force. Spring exerts a very small restoring force. इसकी बात बाद में करता हूँ मैं. A piece of soft iron is placed within the frame of the coil. Piece of soft iron, ये जो बीच में रखा हुआ ब्लैक कलर का. Piece of soft iron is placed within the frame of the coil. A plain mirror M is attached. The circular mirror is attached to the suspension to note the deflection of the coil using lamp and scale arrangement. क्या ये बात समझ में आई? इतनी तुम लोग को क्या है गैल्वेनोमीटर? फिर इसकी वर्किंग समझाता हूँ. वर्किंग बोलो. टर्मिनल्स T1 एंड T2 these are nothing. टर्मिनल क्या होता है? जो बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव होता है. जब इनको तुम बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट करोगे बाहर, तो सिंपल सी बात है, यहाँ करंट फ्लो करेगा. और करंट फ्लो करेगा, और तुमने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक करंट कैरिंग कॉइल को रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा? टॉर्क आएगा. टॉर्क आएगा मतलब ये अरेंजमेंट घूमेगा, और जितना ज्यादा ये अरेंजमेंट घूमेगा उतना ज्यादा ये क्या करेगा? डिफ्लेक्ट. अब अगर अच्छा खासा करंट है, मैं ये नहीं बोल रहा कि सब जगह यूज करते हैं इसको, जब बहुत अच्छा खासा करंट होता है तो वहां पे जब ये घूमता है पूरा, तो सिंपल सी बात है, उससे बेटर हम एमीटर यूज करेंगे. हाँ कि ना? बट टू डिटेक्ट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, भाई यहाँ से थोड़ा सा भी अगर करंट जाएगा तो ये थोड़ा सा भी घूमेगा, तो यहाँ पे मिरर स्केल पर डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा. तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट के लिए यूज होता है. अब एक चीज सोचो, एक बार ये घूम गया, उसके बाद ये अपनी जगह पे वापस आएगा विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग. हाँ कि ना? इट्स लाइक जैसे कि अगर तुम लोग झूले में बैठे हो, जिस झूले में बैठ करके अगर मैं तुमको ऐसे घुमा दूं पूरा, वो झूला फिर वापस घूमेगा. सेम चीज है कि पहले ये चीज थोड़ी भी डिफ्लेक्ट होगी तो स्प्रिंग उसको वापस लेके आएगा. मींस जो स्प्रिंग क्या काम कर रहा है, देखो, करंट कैरिंग कॉइल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस टॉर्क. मींस ये साइड घूम गया मान लो, स्प्रिंग क्या करेगा? उसको वापस लेके आएगा. दैट इज रीस्टोरिंग टॉर्क. हाँ या ना? हाँ. सब लोग भाई क्या ये बात समझ में आई कि अगर ये चीज ऐसे घूमेगी तो दैट इज टॉर्क, लेकिन स्प्रिंग उसको वापस लेके आएगा, दैट विल बी रीस्टोरिंग टॉर्क. हाँ या ना? और रीस्टोरिंग टॉर्क कितना प्रोड्यूस करेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ दिस स्प्रिंग. समझे? चलो सुनना यहाँ पे. लेट सपोज मैं बोलता हूं कि मेरे पास में कुछ चीजें दी हुई है, अब इसकी सुनना यहाँ पे. जैसे कि जो करंट है दैट इज आई. सुनना, करंट है आई, मैग्नेटिक फील्ड बी, एरिया की वैल्यू ए, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब एरिया इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू एन. ये चीजें मेरे को दी हुई है. हाँ या ना? सब लोग भाई करंट पता है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, एरिया ए है, नंबर ऑफ टर्न्स एन है. तो देयरफॉर टॉर्क प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू बी ना साइन थीटा. होगा कि नहीं?
बट ये जो चीज है ये मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे रखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड सारी ऐसे जा रही है और इसका नॉर्मल वेक्टर इधर की ओर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। 90 भाई ये पूरी की पूरी जो मैग्नेटिक फील्ड ये जो है मेरा वायर ये ऐसे रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड पूरी ऐसे जा रही है, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर आएगा वो बाहर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू BINA। हाँ या ना? हाँ भाभी एंड दिस टॉर्क इज किस टाइप का टॉर्क? दिस टॉर्क इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग मतलब ये जो है ये वायर इसको डिफ्लेक्ट कर रहा है अपने एंगल से, समझे क्या? घुमा रहा है जो, समझे? बोलो आगे, बोलो। अब होगा क्या, एक बार जब इसमें करंट फ्लो किया और ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा, इट विल एक्सपीरियंस टॉर्क और ये घूमेगा, ऐसा घूमेगा। अब जब ये घूमेगा तो घूमने के बाद में क्या होगा, जैसे ही करंट छोड़ दूंगा मैं, ये वापस अपनी घूम के पोजीशन पे वापस आएगा। अब गधो पिछले साल रिस्टोरिंग फोर्स और डिफ्लेक्टिंग फोर्स पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है बताना एक बार जरा। स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो उसका जो वापस अपना शेप एग्जैक्टली जब ये फोर्स हम बाहर की ओर लगाते हैं तो उसकी वजह से शेप चेंज होता है। हाँ। तो स्प्रिंग के अंदर भी एक फोर्स आ जाता है जो उसकी शेप को वापस रिस्टोर करना चाहता है, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। तो जब ये अपनी पोजीशन पे ऐसे था, जैसे ही करंट फ्लो किया ये अपनी पोजीशन से घूम गया, दैट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब ये जो स्प्रिंग है उसको घुमा करके वापस अपनी जगह पे लेके आएगा, तो उसको क्या बोलूंगा मैं? रिस्टोरिंग टॉर्क। अब भाई जितना ये घूमा है उतना ही वापस घुमा के लेके आएगा, मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क को क्या होना पड़ेगा? इक्वल। पढ़ा था ना, स्प्रिंग के अंदर जब हम लोग खींचते हैं तो स्प्रिंग के अंदर भी इंटरनल उतना ही फोर्स आता है जितना हम बाहर क्यों लगाते हैं, क्यों? और उसी से हमको पता लगा रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग फोर्स। सिर्फ अंतर क्या होता है कि दोनों की वैल्यूज क्या होती है आपस में इक्वल, बट डायरेक्शन क्या होते हैं अपोजिट। एक एक्सटर्नल फोर्स होता है और एक इंटरनल फोर्स होता है। तो सेम चीज है कि अगर एक ने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो दूसरा इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा। आगे की बात करता हूं, सुनना है आपने। Therefore, there will be restoring torque due to spring की वजह से। There will be restoring torque. Let restoring ये सुनना है आप, restoring torque per unit twist is K। एक ट्विस्ट मतलब एक बार घूमने पे जो रिस्टोरिंग टॉर्क आया वो कितना है? कितना है रे? K। तो अल्फा के लिए जो टोटल रिस्टोरिंग, लेट्स सपोज देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ K इज द रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ द वायर देन द रिस्टोरिंग टॉर्क फॉर द डिफ्लेक्शन अल्फा। तो फॉर डिफ्लेक्शन अल्फा रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा? तो T टो डैश इज इक्वल टू K इंटू अल्फा। मतलब एक बार घुमाने पे, एक ट्विस्ट करने पर रिस्टोरिंग टॉर्क K है, तो अल्फा ट्विस्ट करने पे कितना आएगा रिस्टोरिंग टॉर्क? K टाइम्स अल्फा। बट रिस्टोरिंग टॉर्क और ये वाला टॉर्क दोनों क्या होने पड़ेंगे? इक्वल, क्योंकि जितना क्लॉकवाइज करंट की वजह से घुमा था स्प्रिंग वापस उसी पोजीशन पे लेके आएगा, मतलब उतना ही रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, हाँ है ना? Therefore बीना इज इक्वल टू BINA इज इक्वल टू K अल्फा। Therefore मेरे को निकालना क्या था? अल्फा इज इक्वल टू बीना बाय K। अल्फा इज इक्वल टू बीना बाय K, हाँ कि ना? यार रुको, मेरे को करंट निकालना है, रुको 2 मिनट। डिफ्लेक्शन अभी नहीं चाहिए, सेंसिटिविटी बाद में करेंगे।
करंट चाहिए क्योंकि मैं ये गैल्वेनोमीटर की तरह बिहेव कर रहा है, तो I इज इक्वल टू के अपॉन बी एन ए इंटू अल्फा लिख सकता हूं। हाँ भैया। ठीक है, अब ये जो पार्ट है सुनना आप है, करंट प्रोवाइड करना बाहर बैटरी से, क्या ये अपने हाथ में है? हाँ या ना? यस हाँ सर। सर। ठीक है, ये अपने हाथ में करंट। क्या स्प्रिंग जो तुमने लगाया था उसका मटेरियल चेंज करना तुम्हारे हाथ में है? ये पूरा apparatus किसने बना के दिया? ये पूरा apparatus किसने बना के दिया? कंपनी वालों ने। कंपनी वालों ने भाई, जिससे भी तुमने खरीदा होगा, ये कंपनी वालों ने पूरा apparatus बना के दिया होगा, हाँ कि ना? हाँ भैया। क्या इसका स्प्रिंग चेंज कर सकते हो क्या? नहीं। नहीं, तो के की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। क्या इसकी मैग्नेट चेंज कर सकते हो? नहीं। नहीं, तो बी चेंज नहीं होगा। क्या इसके नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर सकते हो? नहीं। नहीं। ये चेंज नहीं होगा। क्या अगर नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं है तो इसके लेंथ इनटू ब्रेड्थ चेंज करके एरिया चेंज कर सकते हो क्या? नो सर। नहीं, सिर्फ क्या क्या चेंज होगा, जितना तुम करंट दोगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, मतलब उतना ज्यादा अल्फा होगा, हाँ कि ना? तो I इज इक्वल टू जी इंटू अल्फा, एंड इस G को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और ये वैल्यू कौन बता के देता है? ये वैल्यू कंपनी जो भी कैटलॉग आएगा साथ में apparatus के, उसमें लिखा आएगा कि इस गैल्वेनोमीटर का गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट क्या है। क्यों? क्योंकि दैट डिपेंड्स अपॉन के, बी, एन एंड ए, जो कि हम नॉर्मली चेंज नहीं कर सकते। समझे क्या ये चीज? यस सर। चलो लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे, हाँ, जल्दी से लिखेंगे। तो मैं इतना करता हूँ आज के लिए, ठीक है? कल हम लोग करेंगे हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, फिर हो जाएगा हमारा चैप्टर खत्म। चलो, थैंक यू, बाय बाय।